अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने ऊपर हिसार कर लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानी का। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफा नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो शहर में मुकीम थे। वो लोग आए और शाह साहब से अपना मसला बयान करने लगे और कहने लगे कि हम लोगों की दादी अम्मा की बहन थी जिनको सारे बानो खाला कहते थे। उनका नाम बानो खाला ऐसा पड़ा कि उनके जो पोते पोतियां वो भी उनको बानो खाला ही कहते थे, दादी अम्मा के बजाय। उनका एक ये नाम सा बन गया था। उनकी एक हवेली थी, लाल हवेली के नाम से वो मशहूर थी गांव में। वो सारी जिंदगी वो जो बानो खाला थी उन्होंने वहीं पर गुजारी। वहां पर वो जब उनके बच्चे जवान हुए, उनकी शादी हुई, तो अपने 2 बेटों के साथ भी वो वहां पर रहती थी। लेकिन उनके जो बेटे थे वो बताते थे कि हम लोग हवेली में रह नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हवेली में गैर मरी मखलूकात हैं, जिन्नात हैं, क्योंकि हवेली कदीम पुरानी थी। ये उस दौर की हवेली थी जब बानो खाला यानी उनकी जो वालदा थी, जब उनकी शादी से भी पहले की उनके जो शोहर थे वो इस हवेली में उनके वालिदैन रहते थे। फिर वो भी यहाँ पर शादी होकर आई तो कहती थी मैंने इस हवेली से नहीं जाना। पता नहीं इनको क्या वहम था क्या नहीं, वो रात भर हवेली में उठ उठ कर चलती फिरती रहती थी। कभी किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी, कभी किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी। अक्सर उनके बेटे कहते थे कि आप सोती क्यों नहीं, आप रात भर हवेली में क्यों चलती फिरती हैं? तो वो कहती थी मैं हवेली की हिफाजत करती हूँ। जबकि उन लोगों ने हिफाजत के लिए वहां पर नौकर चाकर भी रखे थे, लेकिन बानो खाला जो थी वहां पर किसी नौकर को भी रात गुजारने नहीं देती थी। जब ये बातें बढ़ने लगी, उनको ये लगता था कि रात भर हवेली में किसी की आवाजें आती हैं, किसी के बोलने की, कभी किसी के हंसने की। तो वो अक्सर जब उठकर देखते थे तो क्या देखते थे कि उनकी जो वालदा थी, बानो खाला जो थी, वो बंद दरवाजों के आगे खड़ी होकर बातें किया करती थी, किसी से हम कलाम होती थी। और वाज़ेह तौर पर उनको देखकर ये महसूस होता था कि वो किसी से बातें करिए, लेकिन किससे बातें करिए ये दिखाई नहीं देता था। जब उनके बेटे पूछते थे तो वो ये कहते थे कि तुम लोग इन बातों में मत बोला करो, ये जो कुछ भी है इस हवेली का हिस्सा ही है, और इस हवेली में रात के पिछले पहर में तुम लोग बाहर मत निकला करो, क्योंकि मैं जाग रही होती हूँ, मैं हिफाजत कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है मैंने तुम लोगों का भी ख्याल रखना है। उनके बच्चों के जब बच्चे हुए तो बच्चे बाहर खेलते थे, और बच्चे जो थे, अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ें 6-7 बच्चों की आ रही होती थी। और अगर वो बॉल से खेल रहे हैं तो अगर वो बॉल उनकी कहीं खाली दीवार की तरफ जा रही है तो आगे से कोई ऐसे कर लगता था कोई और बच्चा बॉल उठाकर फेंक रहा है। तो ये मामलात जब उन लोगों ने नोटिस किए, वो लोग डर गए और उन्होंने बानो खाला से कहा कि हमने इस हवेली में नहीं रहना, अम्मी इस हवेली को बेच देते हैं और हम लोग शहर में चले जाते हैं। इस हवेली में जिन्नात हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों के साथ और भी बहुत से बच्चे हैं। यहाँ तक कि बानो खाला की जो बहुएं थी वो भी यही कहती थी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के साथ जिन्नात के बच्चे हैं। क्योंकि छत पर एक दफ़ा जब उनके बच्चे खेल रहे थे तो वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के साथ 4-5 और भी बच्चे बैठे हुए थे, जबकि उनके घर में किसी का भी आना जाना ऐसा नहीं था कि बच्चों के साथ कोई खेलता। एक बेटा तो अलग हो गया, उसने कहा कि मैंने इस हवेली में नहीं रहना, मेरे बच्चे बीमार होने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि रात को बच्चों को कोई आवाज़ें देता है, कमरों के दरवाजे खोल कर कोई अंदर आ जाता है। दूसरे बेटे के साथ भी यही मामलात होने लग गए। उसकी जो बीवी थी उसको जिन्नात बहुत तंग करते थे। वो कहती थी कि मैं जब भी अपने कमरे में अकेली होती हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे आकर कोई बैठ गया, और यहाँ तक कि वो कहती थी मुझे पाँव तक नजर आते हैं, ऐसा लगता है कोई मर्द आकर पीछे बैठ गया। और 1 से 2 बार वो कहती मैं किचन में काम कर रही थी, कंधे पर आकर हाथ रख देता है। वो भी चीखें मारने लग जाती थी, जबकि बानो खाला ना मानती थी ना डरती थी। वो ये जरूर कहती थी कि हवेली का कुछ हिस्सा आज सेबसदा है, हवेली के कुछ हिस्से में जिन्नात हैं, लेकिन वो जिन्नात किसी को नुकसान नहीं देते। फिर उनके दोनों बेटे अलग हो गए, लेकिन वो मानती ही नहीं थी कि मैंने यहाँ से जाना है। उनके लिए
वहां पर एक नौकरों की फैमिली रखी गई, पूरा उनका घर था कि इनके साथ रहेंगे, इनकी हिफाजत में, क्योंकि वो उनके बच्चे अपने बच्चों के साथ वहां पर नहीं रह सकते थे और उनकी जो वो बानो खाला थी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। नौकर बताते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे बानो खाला का जहनी तवाज़ुन पलट के वो रात भर बंद दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों से बातें करती थी, यहां तक कि ऐसा लगता था किसी को थप्पड़ भी मारती हैं। इतनी उनकी हालत खराब होगी कि वो कहती थी कि मैंने एक लम्हे के लिए भी सोना नहीं है, ना सुबह सोती थी ना रात को सोती थी। हवेली के पुरसरार बंद कमरों में जाकर बैठ जाती थी। जब उनके बेटों ने किसी बुजुर्ग से बात की तो उनका ये कहना था कि उस हवेली में जिन्नात हैं जिन्होंने बानो खाला पर भी अपना बसेरा किया हुआ है और वो उनकी कैद में है, वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं सकते, वो उनको अपना आप जाहिर भी करते हैं, लेकिन अब वो उनके साथ इतनी वो हो चुकी है कि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो ये मुझे मार देंगे। फिर एक रात ऐसा हुआ कि बानो खाला के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बानो खाला के कमरे में कोई औरत रो रही है। नौकरों ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि वो मना करती थी कि रात को कोई बाहर ना आए, चाहे कुछ भी हो जो कोई बाहर ना आए। बानो खाला के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे थे जोर जोर से कि वो जाग जाए, वो रो रही है तो हमारी बात सुन ले। लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाते रहे, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो बानो खाला ने कहा कि क्यों तंग कर रहे हो, सोने नहीं दे रही। तो नौकरों का ये कहना था कि आपके कमरे से रोने की आवाजें गूंज रही हैं, हम डर गए कि आपको कोई तकलीफ ना हो। वो कहने लगी, नहीं, आज जितने दिनों के बाद ही तो मैं सोई हूं, मुझे तंग मत करो, चले जाओ, सुबह तुम लोग आना कमरे में। नौकर वहां से चुपचाप चले गए। जब सुबह उन लोगों ने बानो खाला के कमरे का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला था, उनको आवाजें देने लगे। पर ये पहली बार हुआ था कि आज वो उठकर बैठी नहीं हुई थी। जब नौकरों ने उनके कमरे का दरवाजा खोला, कमरे की लाइट ऑफ थी। बानो खाला के चेहरे के ऊपर एक चादर ली हुई थी। तो उन लोगों ने उनको जगाने की कोशिश की कि बानो खाला जाग जाए, लेकिन बानो खाला कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी एकदम से जब एक मुलाजमा ने आगे बढ़कर देखा तो बानो खाला की डेथ हो चुकी थी। उनके बच्चों को इतला दी कि वो लोग आए और उन नौकरों ने सारा किस्सा बताया कि एक रात पहले इनके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी और इन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि मैं इतने अरसे के बाद सोई हूं, मुझे तंग मत करो। पता नहीं वो सब क्या था। उसके बाद हवेली जो थी वहां पर नौकरों को बिठा दिया गया कि हवेली में कोई और कब्जा ना कर जाए, हवेली को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ दिन वो लोग वहां पर रहे बानो खाला की तदफीन के बाद, लेकिन वही मामला थे। रात के पिछले पहर में उन्हें बानो खाला की आवाजें आती थी। कभी लगता था वो दरवाजा खटखटा रही हैं, कभी लगता था वो दरवाजा खोलकर अंदर झांक रही हैं, और कभी ये लगता था कि जैसे वो आज भी दरवाजों के सामने खड़ी है। वो लोग डर के भाग गए। अब हवेली में बचे तो सिर्फ वो मुलाजिमों ने भी कुछ दिन निकाले वहां पर, क्योंकि उनकी भी यही शिकायत थी कि हम लोग रात को नहीं सो सकते, हमें बानो खाला के कमरे से रोने की आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि बाकी के जो बंद कमरे हैं यहाँ पर भी कोई मौजूद है। नौकर भी छोड़कर चले गए। अब हवेली बिल्कुल वीरान हो गई। उनके जो दोनों बेटे हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस हवेली को बेच दें। हमारे कजन है, वो भी साथ ही थे, उन लोगों ने भी सारी बातें बताई, लेकिन ना वो हवेली बिक रही है ना ये लोग वहां पर आबाद हो रहे हैं। बेचने की भी कोशिश करते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, पसंद भी कर लेते हैं, क्योंकि पुराने दौर की बनी हुई हवेली है। लेकिन जैसे ही वो डील फाइनल करने की बारी आती है, कोई नुकसान हो जाता है जो लोग ले रहे होते हैं उनका। पहले एक पार्टी ने डील फाइनल की तो उनका एक्सीडेंट हो गया उसी दिन जिस दिन उन लोगों ने पेमेंट वगैरह करनी थी, सारा कुछ होना था। फिर उसके बाद एक फैमिली आई, जब उन लोगों ने भी ये फाइनल किया कि हम लोग लेने के लिए तैयार है, उनके साथ भी कोई मसला बन गया, उनकी कोई मौत होगी, वो लोग भी ना आ सके, तो लोग डर गए हैं। हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद करें, हमें बताएं कुछ हवेली में ऐसा कौन सा अज़ीब है जिसने बानो खाला की भी जान ले ली। और एक बुजुर्ग ने जैसे बताया था कि उन पर जिन्नात थे जिन्होंने उनको इस हवेली में ही कैद कर रखा था, और उनके फौत हो जाने के बाद भी वो उस घर में उनकी आवाजें आना। हम लोग बहुत परेशान हाल है। शाह साहब ने उनकी बातें सुनी, शाह साहब ने पढ़ाई की और उनसे ये कहा कि जिन्नात तो वहां पर है, जगह तो वो आसेब ज़दा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी जो बानो खाला थी उनके ऊपर भी जिन्नात ही थे। बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के ऊपर भी अपना ऐसा बसेरा करते हैं
कि जैसे वो उन जगहों को नहीं छोड़ते वैसे ही वो उन इंसानों को भी नहीं छोड़ते। ना उनसे दूर हटते हैं, ना ही उनका पीछा छोड़ते हैं, और ना ही उनको ऐसी जगहों से जाने देते हैं जहां पर एक दफा वो उन पर आसेब अपना कर लें। उनको वो रात भर सोने नहीं देते थे। जिन्नात उनको दिखाई देते थे, उनको नजर आते थे, उनसे बातें करते थे। तभी उनके बेटे ने बताया कि आप ठीक बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब वो अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लेती थी मखसूस एक टाइम पर अपने कमरे का, और फिर हमें भी इजाजत नहीं होती थी अंदर जाने की, उनके कमरे से ऐसी आवाजें आती थी जैसे वो लोगों से बातें कर रही है। कभी किसी औरत की आवाज आना, कभी किसी मर्द की आवाज आना, यहाँ तक कि बच्चों की भी आवाजें आती थी। और जब हम पूछते थे तो वो ये कहती थी कि ये तुम लोगों को बताने वाली बातें नहीं है, तुम लोग ना तो उनको देख सकते हो ना ही उनको जानते हो। तो हम कहते थे कि पता नहीं ऐसी बातें क्यों करती हैं। फिर हमें यह था कि शायद बुजुर्ग बहुत ज्यादा होगी इसलिए ऐसी बातें करती हैं। शाह साहब ने कहा कि नहीं, उनको जिन्नात नजर आते थे। ये हवेली शुरू से ही आसेब सदा थी। इस हवेली में कोई पुराना दरख्त भी होगा यकीनन। उनके बेटे ने कहा कि जी वहां पर दरख्त तो है, और वो दरख्त भी बिल्कुल हमारे सहन के दरमियान में है। मेरी वालदा जो है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो जवानी में उसी दरख्त के नीचे बैठकर अपने बाल संवारा करती थी। बानो खाला के बाल खासे लंबे थे तब जब वो जवान हुआ करती थी। तो शाह साहब कहते हैं तभी से आसेब उनके पीछे हैं। फिर शाह साहब ने कहा कि उस जगह पर जाकर ही पता लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या मामलात है और किस तरह से वो उस हवेली को छोड़ेंगे, और वो हवेली बिकेगी नहीं बिकेगी, या आप लोग वहां पर आबाद होंगे नहीं होंगे, ये सब तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा। फिर शाह साहब ने उनके साथ जाने का फैसला किया। अगले दिन वो लोग आए, शाह साहब और हम सब उनके साथ रवाना हुए उस हवेली की तरफ। गांव खासा दूर था, नूरपुर थल वाली साइड से भी आगे वो गांव था जहां पर वो हवेली थी। वहां पर जब पहुंचे, हवेली खासी बड़ी थी और बहुत कदीम पुरानी भी लग रही थी। सुर्ख रंग की दीवारें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। जब उस हवेली का बड़ा दरवाजा खोला गया, अंदर दाखिल हुए, तो शाह साहब का कहना था कि यहाँ पर एक नहीं तकरीबन 100 से भी जाहिद जिन्नात हैं। शाह साहब ने बताया कि ये पूरा सहन जो है जिन्नात से भरा हुआ है। यहाँ पर इतने जिन्नात बैठे हैं, उनके इतने इतने खानदान और कबीले सामने बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि शाह साहब जब अंदर दाखिल हुए तो उनका ये कहना था कि रुक जाओ, भी अंदर नहीं आना। पहले उन्होंने वहां पर हम कलाम होने की कोशिश की, सलाम किया, तो जवाब नहीं आया। फिर शाह साहब को पता चल गया कि ये मुसलमान जिन्नात नहीं है। फिर शाह साहब ने कहा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ जानने आया हूं कि आप लोग यहाँ पर किसी को आबाद होने क्यों नहीं दे रहे, और अगर ये लोग इस जगह को बेचना चाह रहे हैं तो आप लोग क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा बिल्कुल इरादा आप लोगों को नुकसान देने का या कैद करने का नहीं है, क्योंकि शाह साहब को पता था कि अगर उन्होंने पहली बार में ही ये चीज बता दी तो उनको कैद करने आए तो जिन्नात बाज़ जब इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं तो हमलावर होने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर शाह साहब ने हिसारबंदी की अपने ऊपर भी, और हम लोग जो उनके साथ गए उन पर भी हिसारबंदी की। शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई करना शुरू की। जो ही शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू की तो हवेली के जो पुराने कमरे थे टूटी खिड़कियों वाले, वहां से भयानक आवाजें गूंजने लग गई। ऐसे लगता था कि जिस तरह से कभी कोई ऊंची आवाज में रोता है, और ऐसा लगता था कि कभी कोई ऊंची आवाज में चीखता है, कभी मर्द की आवाज, कभी बच्चे की आवाज। बहुत भयानक मंजर था। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे हवेली के आंगन में लगा वो बड़ा दरख्त इस तरह से झूलने लगा जैसे बहुत तेज आंधी आ रही है, और एकदम बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने लग गई। शाह साहब ने मजीद थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई रोक दी और कहा कि अभी यहां पर अमल नहीं किया जा सकता। अभी यहां पर पहले एक तावीज लगाया जाएगा, उस तावीज के बाद यहां पर अमल हो सकता है, वरना ये जिन्नात इस हवेली को तोड़ फोड़ कर गिरा देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में है और ये इस अमल की हिसारबंदी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। फिर शाह साहब ने वहां से हिसार को दोबारा से लगाया और हम लोगों को अपने साथ लेकर बाहर आए। हवेली का दरवाजा बंद करने के बाद उसके ताले के साथ एक तावीज को बांध दिया गया और शाह साहब ने कहा कि ये तावीज 7 दिन के बाद खुलेगा और 7 दिन के बाद ही
यहाँ पर आकर दोबारा अमल किया जाएगा। उन 7 दिनों में इस तावीज के असर से बहुत से जिन्नात वैसे यहाँ से चले जाएंगे और जो बाकी के जिन्नात बच जाएंगे उनको बजरिया अमल कंट्रोल किया जा सकता है। शाह साहब ने जब वो तावीज लगाया उस ताले के ऊपर, तो हवेली के अंदर से ऐसी आवाज आई जिस तरह से कोई बड़े गुस्से से भागता है, जैसे कोई मर्द हो और बहुत ज्यादा गुस्से की आवाज में, बुलंद आवाज में चीखता है। उसके बाद 7 दिन के बाद वो लोग आए शाह साहब को लेने के लिए। तो लोगों ने बताया कि गांव के लोगों ने बताया कि हम लोग रात भर हवेली से चीखो पुकार सुनते थे और बहुत भयानक आवाजें आती थी, जैसे बहुत से लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। हम लोग डर जाते थे। हमें पता था कि हवेली के ऊपर किसी बुजुर्ग ने आकर कोई अमल किया है। हम लोग पास तो नहीं आते थे। दूर से हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसकी एक टांग खराब है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी टांग को घसीट कर हवेली के दरवाजे तक आता है। हवेली के दरवाजे को दस्तक भी देता है, लेकिन जैसे दस्तक देने लगता है चीखे मारने लग जाता है और फिर हवेली के आसपास चक्कर लगाकर गायब हो जाता है। ये लोगों ने देखा। शाह साहब ने कहा कि ये जिन्नात ही हैं, ये ऐसे जिन्नात हैं जो यहां से निकल चुके हैं, फिर कोशिश कर रहे थे यहां दोबारा दाखिल होने की। गर्दन भी उन्होंने बताया कि उसकी थोड़ी सी गर्दन भी टेढ़ी सी थी, जो वहां पर उस 7 दिनों में आकर चक्कर लगाता था। फिर शाह साहब ने उनके साथ दोबारा वो हवेली पर गए, रवाना हुए इस गांव की तरफ। हम लोग भी उनके साथ थे। जब उन्होंने जाकर उस तावीज को खोला तो तावीज का आधा रंग काला हो चुका था, जबकि उस दौरान ना तो कोई बारिश हुई और ना ही ऐसा कोई हवेली के करीब गया कि जिसने वहां पर कोई आग वगैरह लगाई हो जिसका कोई काला रंग वहां पर लग गया हो। आधा तावीज जल चुका था, मतलब आधे जिन्नात वहां से जा चुके थे। शाह साहब ने जब हवेली खोली, हम लोग सब अंदर दाखिल हुए। शाह साहब ने फिर अस्सलाम वालेकुम कहा, कोई जवाब नहीं आया। हिसार बंदी की। आज हवेली का जो अंदर का हिस्सा था वो खासा बड़ा और खुला खुला लग रहा था। जब हम लोग पहले आए थे तो ऐसे लगता था जैसे हर चीज ऐसे जैसे बिल्कुल ऊपर जिस तरह से बहुत तंग तंग लग रही है। वो दरो दीवार, खिड़कियां, दरवाजे ऐसे लगता था बहुत करीब हैं, लेकिन आज वो जगह खासी बड़ी और खुली लग रही थी। पता नहीं शायद ये कोई नजर का कोई नजरिया था या जो भी था। शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो थोड़ी ही देर के बाद एक कमरे की खिड़की ऐसा लगा किसी ने जैसे इसको खोला है और बंद किया है। फिर शाह साहब ने मुसलसल वहां पर 3 घंटे बैठकर पढ़ाई की। 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद शाह साहब उठे और उन्होंने वो जो दरख्त था उस दरख्त के ऊपर हिसार बंदी करके उसके ऊपर कुछ कील लगा दिए और एक कमरे में भी जाकर उस कमरे के दरवाजे के ऊपर तावीज लगाकर कील लगा दिए। शाह साहब का ये कहना था कि कुछ जिन्नात इस दरख्त पर कैद हैं, कुछ जिन्नात उस कमरे में। ये जिन्नात अब किसी को नुकसान नहीं देंगे। यहाँ पर 100 जिन्नात थे, जिनमें सिर्फ 6-7 जिन्नात बचे थे, जो जिनमें से कुछ इस दरख्त पर थे, 2-3 और बाकी के उस कमरे में। ये अब हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो चुके हैं। अब आप लोग इस हवेली को आबाद भी कर सकते हैं और इस हवेली को बेच भी सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस हवेली को आबाद तो करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें एक तो यादें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दूसरा खौफ आता है, दूसरा जिस हालात से वो बानो खाला यहाँ से इनकी जैसे वो फोत हुई वो चीजें भी वो कहते थे हमें यहाँ पर आबाद नहीं होना। शाह साहब का ये कहना है कि जिन्नात ने शाह साहब को ये भी बताया था कि वो उस औरत पर भी अपना बसेरा किए हुए थे और वो ये चाहते ही नहीं थे कि वो यहाँ से जाए। वो रात रात भर बानो खाला से बातें करते थे, खेलते थे और बानो खाला भी उन जिन्नात से खेलती थी। वो चाहकर भी अगर उनसे पीछे हटने की कोशिश करती तो जिन्नात उनको मारने की कोशिश करते थे, इसलिए वो उनकी कैद में थी और चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकी और मौत के बाद ही उन्हें वहां से फरार मिला। फिर वो लोग चले गए और शाह साहब ने कहा कि तकरीबन 11 दिन के अंदर अंदर आपकी ये हवेली बिक जाएगी। फिर वहां पर शाह साहब ने एक तावीज लगा दिया और उसके बाद तकरीबन 11 दिन के अंदर अंदर उनकी वो हवेली बिक गई। उन लोगों ने शाह साहब को आकर बताया कि हम लोग जैसे ही हम लोगों ने कोशिश की तो 5-6 दिन के अंदर ही हवेली बिक चुकी थी। वो हवेली उन्होंने तब बेचने की कोशिश की जब उनको ये यकीन हो गया कि वो जिन्नात किसी को नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि शाह साहब ने उन्हें पहले कह दिया था कि अगर वो जिन्नात अमल के जरिए निकल गए तो ठीक है, वरना ना तो मैं उन जिन्नात से दुश्मनी ले सकता हूं और ना ही
मैं आप लोगों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे जिन्नात होते हैं कि जो उनको लेकर आते हैं उन पर भी हमलावर हो जाते हैं, और जो उनका अमल करते हैं उन पर भी, अगर वो उन तक नहीं पहुंच सकते तो उनकी फैमिली और बच्चों को नुकसान देते हैं। तो वसीर शाह साहब ऐसा कोई काम करते ही नहीं थे जिससे करवाने वाले का भी नुकसान होता और करने वाले का भी। तो ये नाना जी ने हमें एक कहानी बताई कि बानो खाला की वो पुरानी पुरसरार हवेली जिसके ऊपर 100 जिन्नात का बसेरा था। नाना जी बताते थे वो हवेली देख कर ही बहुत खौफ आता था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ हुआ है और कितने एक जिन्नात यहाँ पर अब भी मौजूद है। नाना जी भी अमलियात के जरिए कुछ बसीरत रखते थे और वो भी जिन्नात को देख सकते थे। तो नाना जी कहते जब हम लोग उस हवेली में दाखिल हुए थे तो मैंने एक औरत और उसके साथ 3-4 काले स्याह बच्चों को हवेली के एक पुराने कमरे के अंदर खिड़की में खड़े देखा था, जो फौरन से ही नीचे बैठ गए या गायब हो गए अंधेरे में। और नाना जी कहते हैं वहां पर बहुत भयानक जिन्नात थे, खौफनाक चेहरों वाले। ये नाना जी ने हमें कहानी बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। वैसे ये बात ठीक है कि बाज़ औक़ात बहुत कदीम पुराने जमानों के घर और हवेलियां होती हैं जहां पर इंसानों की नस्लें गुजरी होती हैं, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वहां पर ऐसे ऐसे जिन्नात बसेरा करते हैं जो कई जमानों पहले से भी वहां पर होते हैं, और बाद में ये हवेलियां जब खाली होती हैं, वीरान होती हैं, तो वहां पर उनके बसेरे और भी पुख्ता हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसी जगहों पर अगर आपको महसूस हो कि आपके आसपास जिन्नात हैं और जिन्नात अपना आप जाहिर करें, तो हमेशा किसी साहिब इल्म से रजू करना चाहिए, खुद ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि घरों में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, जैसे बाथरूम में शैतान जिन्नात होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो बिस्तर बिछा दिए जाए और काफी अरसे तक बिछे रहें, जो इस्तेमाल के काबिल ना हो, पुराने बिछे हुए बिस्तर, उन पर भी जिन्नात का बसेरा हो जाता है। लोग बाथरूमों में कपड़े लटका देते हैं, उन पर भी शैतान जिन्नात का बसेरा हो जाता है, क्योंकि उन कपड़ों में इंसान के जिस्म की स्मेल होती है, तो जिन्नात उन पर अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने घरों को ऐसे वीरान नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग घर खरीद कर वहां पर उनको सारा सेट करके डेकोरेट करके छोड़ देते हैं, बिस्तरों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी जिन्नात अपना बसेरा करते हैं। जब इंसान उनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो तंग होते हैं। तो ये थी नाना जी की आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नाना जी की खौफनाक कहानियां मैं लाती रहती हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।